हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में और चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन ऑफ रिग्ड बॉडी। ठीक है, और हमारा आज का पहला हेडिंग भी यही है, रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिग्ड बॉडी, यानी किसी भी दरड़ पिंड की घूर्णन गति। दरड़ पिंड की घूर्णन गति बात करते हैं इस पर। सबसे पहले दरड़ पिंड होता क्या है, कल भी इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। रिग्ड बॉडी, रिग्ड बॉडी होती क्या है, जब किसी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है और इसके मॉलिक्यूल के बीच के जो डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज ना हो, या फिर ऐसे कहे कि इसके साइज में, इसके आकार में कोई चेंज ना हो, तो ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, रिग्ड बॉडी। वास्तव में ब्रह्मांड में कोई भी आदर्श दरड़ पिंड नहीं है, हर वस्तु जो है उसे हम तोड़ सकते हैं। तो रिग्ड बॉडी का मतलब समझ गए क्या है, किसी वस्तु पर बल अप्लाई किया, कोई फोर्स अप्लाई किया और उसके साइज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऐसी वस्तु को हम बोलेंगे रिग्ड बॉडी। ठीक है, घूर्णन गति यानी कि एक रिग्ड बॉडी है कोई भी, ठीक है, और वो किसी एक्सिस के अनुदिश घूम रही है ऐसे, ठीक है, किसी एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दरड़ पिंड की घूर्णन गति। यानी कि जब कोई एक दरड़ पिंड किसी अक्ष के अनुदिश घूमता है, जब एक रिग्ड बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट होती है, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन, क्या, घूर्णन गति। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे हम टॉय भी बोलते हैं, टॉय। ठीक है भाई, जैसे हमें कोई वस्तु है और हमें इसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन उत्पन्न कराना है, रेखीय त्वरण उत्पन्न कराना है, तो हम क्या करते हैं, इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तभी तो यह क्या होगा, जब फोर्स अप्लाई होगा तब ये चलना प्रारंभ करेगी, तो इसमें वेलोसिटी होगी, अब वेलोसिटी होगी तो फिर इसमें एक्सेलरेशन होगा। जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा तभी तो ये चीज़ होगी, अगर नहीं अप्लाई होता, ये भी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। इसी तरह जब हम रोटेशनल मोशन कराते हैं, जब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु पर क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉय। मान लीजिए ये कोई एक रिग्ड बॉडी है, ठीक है, और ये एक एक्सिस है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर मतलब ऐसे एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के थ्रू हमें क्या कराना है, इसे रोटेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये R है। मैं इसे कुछ ऐसे कर लेता हूँ, मान लीजिए ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। ठीक है, तो जो मोमेंट जो हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा उसे हम टॉय से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल टू होगा, R और F के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि R इस तरफ है, F इस तरफ है, तो टॉय किस ओर होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, क्योंकि टॉय इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, FR साइन थीटा। जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खोलते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में भाई A डॉट B तो क्या होता है, AB कोस थीटा, और A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो यहीं से हमने क्या किया, टॉय इज इक्वल टू R क्रॉस F है, तो टॉय की वैल्यू कितनी होगी, FR साइन थीटा। यानी कि जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, तो साइन की वैल्यू होगी 1 और टॉय की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। यानी टॉय हमारा मैक्सिमम कब प्राप्त होगा,
जब इन दोनों की वैल्यू कैसी हो, 90 डिग्री की। इनके बीच में एंगल कितना हो, जब 90 डिग्री का हो, तब टॉय की वैल्यू कैसी होगी, हमें मैक्सिमम प्राप्त होगी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसे बोलेंगे, जब फोर्स का मूवमेंट होता है उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और किस लिए जरूरत होती है, किसी भी रिग्ड बॉडी को एक रोटेशनल मोशन कराने के लिए, या फिर ऐसे बोले कि एक एंगुलर एक्सेलरेशन उत्पन्न कराने के लिए हमें क्या जरूरत, किसकी जरूरत होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स की जरूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसी पर बात करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, कोणीय त्वरण। जैसे आपने रेखीय त्वरण पढ़ा था, रेखीय त्वरण क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और कौन सी वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी थी, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन था। लेकिन हम तो यहाँ पर एंगुलर की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे हम कहीं से डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ओमेगा है, ये अल्फा। अब भाई मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई एक रिग्ड बॉडी है, वो ओमेगा नोट से, ओमेगा उसकी पहली इनिशियल यानी कि प्रारंभिक एंगुलर वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक कोणीय वेग है वो ओमेगा नोट है, और जो फाइनल है, जो अंतिम है, वो कितनी है, ओमेगा है। यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ पर टाइम t2 है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, t2 माइनस t1, यानी अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा t, ठीक है। और अगर डेल्टा t टेंस करे जीरो की ओर को, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या लेनी होगी, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा t, और यहीं कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तात्क्षणिक कोणीय, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, ठीक है। ये था हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। ए का मतलब आप समझ ही गए, लीनियर एक्सेलरेशन है, रेखीय त्वरण है, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण में संबंध, ठीक है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अल्फा इज इक्वल टू कितना, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू कितना, डी ओमेगा बाई डी टी। और हमने एक लीनियर वी और ओमेगा में भी संबंध पढ़ा था। वी ओमेगा में क्या संबंध था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी सॉरी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी अपॉन आर, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी, वी अपॉन आर, आर तो कांस्टेंट है तो बार आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी किसकी वैल्यू हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसकी, एक्सेलरेशन की, यानी ए इक्वल टू आर की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अल्फा। ये आ गया हमारा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में संबंध, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। सबसे पहले क्या किया, कोणीय त्वरण का फॉर्मूला लिया, वहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू रखी, ठीक है, आर कांस्टेंट है बाहर ले लिया, डी वी अपॉन डी टी हो गया, ये वैल्यू ए की है, ठीक है, और ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू क्या आ गया, आर अल्फा। ये है हमारा रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा, यानी कि कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध, एंगुलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा हेडिंग है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन,
ठीक है, किसकी समीकरण? घूर्णन गति की, घूर्णन गति की समीकरण। चलिए, हमने पढ़ा था, हमने 3 समीकरण पढ़ी थी, किसकी? रेखीय गति की। पहली क्या थी? v = u + at। दूसरी क्या थी? s = ut प्लस 1/2 at²। और तीसरी v² = u² + 2as। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही पढ़ेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। v की जगह हम क्या करेंगे? ओमेगा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, u की जगह ओमेगा नोट का, a की जगह अल्फा का, ठीक है, s की जगह थीटा का। बस ये इस्तेमाल हमें करना है। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी? ओमेगा = ओमेगा नोट प्लस क्या? अल्फा टी। दूसरी क्या बनी? थीटा = ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी²। तीसरी क्या बनी? ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये किसकी समीकरण हो गई? हमारी घूर्णन गति। इन तीनों का हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। हमने क्या किया, जो लीनियर था उसे हमने कहीं में लिख दिया कन्वर्ट, एंगुलर में चेंज कर दिया। समीकरण तो यही है, बस जो हमारे सिंबल है वो अलग अलग हो गए। v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नोट, a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा। ठीक है, पहली समीकरण की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन के बारे में देखेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु इस यहाँ पर है और वो घूमकर कहाँ चली गई? ये कोई पॉइंट O है और A से किसी पॉइंट B पर चली गई। ठीक है, इस पॉइंट में जाने में उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है। ठीक है, कितना है? थीटा, 0 से थीटा। पहले इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट थी, बाद में हो गई ओमेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पहले था 0, बाद में हो गया इसका अल्फा। एक्सेलरेशन तो बाद में ही होगा, दिस माइनस दिस, यानी ओमेगा माइनस ओमेगा नोट अल्फा। ठीक है, चलिए अब हम अपना पहली इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। हम पहली इक्वेशन इस वाले में कैसे करते थे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेते थे, a = dv/dt। यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन का लेंगे, लेकिन कौन से एक्सेलरेशन का? एंगुलर एक्सेलरेशन का। अल्फा = dω/dt। ठीक है, अगले स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, dω/अल्फा dt। उससे आगे क्या करेंगे? बाय इंटीग्रेशन, यानी कि इसका क्या करेंगे? समाकलन। बाय इंटीग्रेशन समाकलन कर दिया, dω = अल्फा dt। ओमेगा का कर रहे हैं तो पहले ओमेगा नोट थी, बाद में ओमेगा, यानी ओमेगा नोट से ओमेगा। ठीक है, टी का कर रही है, यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम t, यानी 0 से t। ठीक है, चलिए अल्फा तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा नोट से ओमेगा और अल्फा बार 0 से t। चलिए डी ओमेगा का कितना हो गया? ओमेगा, लिमिट्स ओमेगा नोट से ओमेगा, dt का हो गया t, लिमिट्स 0 से t। रखेंगे वैल्यू, पहले ओमेगा की जगह पर ओमेगा, फिर माइनस लगा कर ओमेगा की जगह पर ओमेगा नोट। इसी तरह इधर पहले t की जगह पर t, फिर माइनस लगा के t की जगह पर 0। ठीक है, सोल्व करेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट = अल्फा टी। इसे इस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का, तो ओमेगा = ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कहीं से प्रूफ करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से। आगे चलते हैं, बात करेंगे अगले वाली सेकंड वाली इक्वेशन के बारे में। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? थीटा = ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा t²। उसमें कहीं से करते थे? v = ds/dt वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन से वाला? एंगुलर वाला। v की जगह पर ओमेगा और s की जगह पर थीटा, तो ओमेगा = dθ/dt। dt की मल्टीप्लाई इस तरफ की, dθ = ओमेगा dt। ओमेगा की वैल्यू रख दी फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी dt। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई की, dθ = ओमेगा नोट dt प्लस अल्फा टी dt। अब इंटीग्रेशन कर दिया, dθ = ओमेगा नोट मैंने बाहर लिख लिया पहले ही dt प्लस अल्फा बाहर लिख लिया t dt।
डी थीटा का कर रहे हैं 0 से थीटा, टी का कर रहे हैं 0 से टी, टी का कर रहे हैं तो 0 से टी करेंगे। डी थीटा का हो गया थीटा, लिमिट 0 से थीटा, डी टी का हो गया टी, लिमिट 0 से टी, टी डी टी कितना हो जाएगा t²/2, लिमिट 0 से t, लिमिट रखेंगे अगले स्टेप में लिमिट रखा, पहले थीटा की जगह थीटा, फिर थीटा की जगह 0, तो थीटा माइनस 0, पहले t की जगह t, फिर t की जगह 0, तो ओमेगा नॉट t माइनस 0 प्लस अल्फा, पहले t की जगह t तो t²/2, फिर t की जगह 0 तो सारा 0, सोल्व करेंगे, ये तो हो गया थीटा ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 अल्फा t²। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। कहीं से प्रूफ करते हैं एंगुलर वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, जैसा उसमें कर रहे थे सेम है ऐसा ही इसमें कर रहे हैं, बस सिंबल चेंज हो रहे हैं, बाकी सारा सेम है। आगे चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन कैसे कर रहे थे, थर्ड इक्वेशन को हम उसमें त्वरण वाले से फॉर्मूले से भी कर लेते थे, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं इस वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ। फिर इसमें क्या करेंगे, डी थीटा से ऊपर डी थीटा से नीचे गुणा करेंगे, इस वाले में क्या करते हैं डी ओमेगा से ऊपर डी ओमेगा से नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए इसे इसके ऊपर रखेंगे, अल्फा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी किसकी वैल्यू हो गई ओमेगा की, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा की मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे, मैंने उसे पहले लिख लिया इक्वल टू अल्फा डी थीटा, अब इंटीग्रेशन कर दिया तो ओमेगा डी ओमेगा, अल्फा को मैंने पहले ही बार लिख लिया डी थीटा, ठीक है। लिमिट्स रखेंगे ओमेगा की, पहले ओमेगा नोट फिर ओमेगा, तो ओमेगा नोट से ओमेगा, डी थीटा की 0 से थीटा तो 0 से थीटा, ठीक है। चले करेंगे, ओमेगा डी ओमेगा का कितना हो जाएगा ओमेगा²/2, लिमिट्स ओमेगा नोट से कहाँ तक ओमेगा तक, ठीक है। थीटा का करेंगे डी थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा थीटा, लिमिट्स 0 से थीटा, लिमिट रखेंगे 1/2 मैंने पहले लिख लिया, पहले ओमेगा की जगह ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की जगह ओमेगा नोट तो ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा की जगह थीटा की जगह थीटा, फिर थीटा की जगह 0, सोल्व करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर की ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, इसे इस तरफ ले गए प्लस का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये आ गई हमारी तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन को उन्हें त्वरण वाले से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति की समीकरण। तीनों समीकरण में से एक समीकरण बिल्कुल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से तैयारी करना, कुछ नहीं करना है जैसे हम पिछले वाले उसमें कर रहे थे, लीनियर वाली जो हमारी इक्वेशन थी सेम ये भी है, बस इसमें यहाँ पर सिंबल का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण इसे समझते हैं। सबसे पहले तो इनर्शिया की बात करते हैं, जड़त्व की। न्यूटन का पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु क्या करती है, विराम में है तो विराम में, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, गति में है तो गति में। कब तक? जब तक उस पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न कर दिया जाए, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई रिग्ड बॉडी है, ठीक है, और इसमें कितने हैं M1 M2 M3, ठीक है, Mn, मास के कितने n पार्टिकल है, कितने मास के M1 M2 M3 डैश Mn, और इसके सेंटर ऑफ मास से जो इसके रेडियस वेक्टर है वो R1 R2 R3 और Rn है, ठीक है। कितने हैं? R1 R2 R3 और Rn। तो जो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है, यानी इसे हम I से डिनोट करते हैं, क्या होता है,
अलग अलग द्रव्यमान, ठीक है, पिंड का जो समस्त पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो अलग अलग पिंड के द्रव्यमान और उनके रेडियस वेक्टर, ठीक है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं घूर्णन अक्ष से दूरी, जो इसकी अक्ष है ये, इससे दूरी के वर्ग के गुणनफल के जोड़ के बराबर होता है। यानी मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर m3r3 स्क्वायर कहाँ तक, mn स्क्वायर तक, ठीक है। तो क्या हो गया, अलग अलग कणों के द्रव्यमान, अलग अलग पार्टिकल के मास और उनके घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल, पहले इनका क्या हो रहा है, गुणनफल, इनका मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। I इक्वल टू कितना, m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर कहाँ तक, mn स्क्वायर तक, ठीक है। इसे मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, I इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 1 to n mi स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मैंने कल भी समझाया था, I की जगह 1 रखेंगे तो m1r1 आएगा, ठीक है। फिर समीशन का मतलब प्लस, फिर I की जगह 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे 3 आ जाएगा, कहाँ तक रखेंगे, जब तक n आ जाए, ठीक है। या फिर एक हम इसे ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं, समीशन mr स्क्वायर, ठीक है, mr स्क्वायर, ऐसे भी हम इसे क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं। ये तो मतलब ये तो समझाने के लिए लिखा जाता है, जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा जड़त्व आघूर्ण। होता क्या है, अलग अलग द्रव्यमान, अलग अलग कणों के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के जोड़ के बराबर होता है। इसे कहीं से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा हेडिंग है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, यानी घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या, कोई भी पिंड है, मान लीजिए उसका जड़त्व आघूर्ण कितना है, I है, और मैं उसे mr स्क्वायर की जगह क्या लिख लेता हूँ, r की जगह मैंने उस त्रिज्या क्या ले ली, k ले ली, उस पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी, ठीक है। तो I इक्वल टू एम के स्क्वायर और k इक्वल टू कितना हो जाएगा, I अपॉन m और k इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन m, ठीक है। यही k, जहाँ k क्या है हमारी घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। डेफिनेशन कैसे देंगे, इफ m इज इक्वल टू 1, ठीक है। यदि जो मास है पिंड का, जो बॉडी का मास है वो कितना हो, यूनिट हो, 1 का मतलब क्या, यूनिट, एकांक हो, तो पिंड के जड़त्व आघूर्ण का वर्गमूल किसके बराबर होता है, घूर्णन त्रिज्या के बराबर होता है। जो पिंड के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का रूट होता है, ठीक है, रूट किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर होती है। ये थी हमारी घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन टोए एंड अल्फा, टोए और अल्फा में संबंध, रिलेशन बिटवीन टोए एंड अल्फा, क्या, टोए और अल्फा में संबंध, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। देखिए किस तरह से करेंगे, मान लीजिए कोई भी कोई एक रिग्ड बॉडी है, कोई भी एक पिंड है जिसमें m1 m2 m3 mn द्रव्यमान के n कण हैं। कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है, किस किस मास के, m1 m2 m3 डैश 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 mn, और इनकी जो रेडियस है वो कितनी है, r1 r2 r3 और कितनी है, rn है। तब पहले पिंड की मैं बात करूं, पहले कण वाले की बात करूं, ठीक है, पहले कण वाले का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, r अल्फा, ये अभी रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। अब इनका जो क्या है, अगर ये यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन करे तो इनका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंस होता रहेगा। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, r1 अल्फा 1, ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी होगी, r1 अल्फा 1। इसी तरह इस पर जो फोर्स लगा है वो कितना होगा, m1 a1, यानी F1 इक्वल टू m1 r1 अल्फा, सॉरी m1 r1 अल्फा, ठीक है। और टोए 1 की बात करूं, टोए 1 क्या है, जो पहले पार्टिकल पर मोमेंट ऑफ फोर्स लगा है, टो इक्वल टू होता है r क्रॉस f,
यानी कितना हो जाएगा m1r1 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, टॉय वन इक्वल टू कितना हो जाएगा r1f1, तो m1r1 स्क्वायर अल्फा। ये तो टॉय वन की वैल्यू है। टॉय टू की वैल्यू कितनी होगी m2r2 स्क्वायर अल्फा। टॉय थ्री की वैल्यू कितनी होगी m3r3 स्क्वायर अल्फा। टॉय एन की वैल्यू कितनी होगी mn स्क्वायर अल्फा। और जो टोटल टॉय है वो सारे टॉय के जोड़ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा टॉय वन प्लस टॉय टू प्लस टॉय थ्री, कहाँ तक टॉय एन तक। वैल्यू पुट करेंगे सभी की। टॉय इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर अल्फा, m2r2 स्क्वायर अल्फा, m3r3 स्क्वायर अल्फा, कहाँ तक mn स्क्वायर अल्फा तक। क्या करेंगे अल्फा कॉमन ले लेंगे, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, कहाँ तक mn स्क्वायर तक, और अल्फा बाहर। ठीक है, इसे मैं कुछ इस तरह लिख लूँगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n mi स्क्वायर और अल्फा। और ये किसकी वैल्यू आई थी अभी, किसकी आई थी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया की। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया i और इंटू अल्फा। तो ये है हमारा क्या टॉय और अल्फा में रिलेशन। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते, पहले क्या करा हमने लीनियर एक्सेलरेशन निकाला पहले वाले पार्टिकल के लिए, फिर उस पर फोर्स निकाला, फिर उस पर टॉय निकाला। अब जब पहले की वैल्यू आ गई सिमिलरली जैसे पहले वाले का है, ठीक है, हमने क्या किया टॉय टू निकाला, टॉय थ्री निकाला, टॉय एन निकाला। और जो टोटल पूरे के पूरे पिंड पर जो टॉय लगा हुआ है वो अलग अलग पार्टिकल पर लगे हुए टॉय के जोड़ के बराबर होता है। हमने वैल्यू पुट करी, अल्फा कॉमन लिया, इसे आई का फॉर्मूला बनाया और आई की वैल्यू रखी, और टॉय इज इक्वल टू आ गया आई इंटू अल्फा। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन टॉय एंड अल्फा। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं थ्योरम रिगार्डिंग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इनमें से एक थ्योरम जरूर आती है। दो थ्योरम है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया की, दो थ्योरम है। ठीक है, तो पहली थ्योरम की हम बात करते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, किसकी थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, यानी कि समांतर अक्षों की परमें, समांतर अक्षों की परमें, समांतर अक्षों की परमें को समझेंगे क्या है। मान लीजिए ये एक कोई रिग्ड बॉडी है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, और ये सेंटर ऑफ मास में को एक एक्सिस पास हो रही है, और एक हम उसने हमें क्या दिया है, ये एक कोई दूसरी उसने हमें एक कोई एक्सिस दी है, जिसके इस एक्सिस के थ्रू हमें क्या करना है, इसमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालना है। माना इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो a है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसकी यहाँ से दूरी है r। ठीक है, ये तो सेंटर ऑफ मास में को जाने वाली एक्सिस है, और इस एक्सिस के थ्रू हमें क्या करना है, इसमें हमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन पर मैं नंबर डाल लूँगा, A B C आ गया, तो इसे E लिख लेंगे, इसे F लिख लेंगे, या D E लिख लेंगे। ठीक है, तो जो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया होगा, सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ। यानी कि जो इस पिंड का जो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ICM प्लस MA स्क्वायर। यानी कि संपूर्ण पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो द्रव्यमान केंद्र में से, सेंटर ऑफ मास में से जाने वाली एक्सिस के थ्रू जो सेंटर ऑफ मास है, और पिंड के सारे द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के जोड़ के बराबर होता है। क्या कि दोबारा फिर समझेंगे, किसी पिंड का किसी एक्सिस के परितः, किसी एक दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र में से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, पिंड के द्रव्यमान, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, किसके क्या, जो एक एक्सिस दी है, इसके अलोंग इसका पूरे पिंड का जो हमारा मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास में से जाने वाली
एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, पिंड के मास, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, समांतर अक्षों की परिमेय। इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर मैं आई निकालूं तो कैसे निकलेगा, आई इक्वल टू समीशन एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर। लेकिन मेरी इस अक्ष के परितः निकालना है, दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ए प्लस आर, तो मैं से लिख लूँगा ए प्लस आर। ठीक है, इसका स्क्वायर एम आर स्क्वायर होता है ना, आर की वैल्यू है ए प्लस आर, तो ए प्लस आर का स्क्वायर, इसे खोल लेंगे, आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर आर स्क्वायर 2ar। ठीक है, आई इक्वल टू समीशन, अंदर गुणा करेंगे एम ए स्क्वायर समीशन एम आर स्क्वायर समीशन 2ma r। ठीक है, 2ma r। ठीक है, चलिए आई इक्वल टू ये तो क्या है, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, समीशन एम स्क्वायर किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई स्क्वायर ICM की, इस एक्सिस में से जाने वाली मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया की, और ये इसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि 2b कांस्टेंट है, mb और ab, और समीशन r की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यह पूरा का पूरा मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर 0। ठीक है, तो I इक्वल टू समीशन m यानी कितना आ जाएगा, टोटल मास कैपिटल M प्लस ICM, और फिर से अच्छी तरह से लिख लेंगे ICM प्लस ma स्क्वायर। यही है हमारी समांतर अक्षों की परिमेय। बहुत ही अच्छी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ सकती है। अगली थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यानी कि लंब अक्षों की परिमेय। लंब अक्षों की परिमेय, लंब अक्षों की परिमेय का स्टेटमेंट समझिए। दो एक्सिस दी हुई है, ठीक है, ये एक कोई पिंड है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इस एक्सिस के थ्रू हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के थ्रू हमें क्या करना है, इसमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हमें इसका ज्ञात करना है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट पी है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझिए, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि जो दी गई अक्ष है, लंब अक्ष है, उसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण है किसी पिंड का, वो दोनों एक्सिस के, इसके कटान बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत दोनों एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होती है। जो ये एक्सिस है, इसके जो अलोंग हमारा मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है, वो इसके इंटरेक्शन पॉइंट से जाने वाली दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जो हमारा मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है, उसके एडिशन के बराबर होता है। इसका स्टेटमेंट, इसकी प्रूफ समझेंगे। मान लीजिए यहाँ से जो P की दूरी है, पॉइंट, ये पॉइंट मैं O कह लेता हूँ, पॉइंट O से जो P की दूरी है वो R है, ठीक है, कितनी है R। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, माना x अक्ष पर ये डिस्टेंस x है, और y ये x है तो ये भी x, और ये y है तो ये भी y, ठीक है। और ये हमारा एक क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, आर एक्स वाई। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस की परिमेय से आर स्क्वायर, पाइथागोरस की परिमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया भी क्या है, आई इज इक्वल टू समीशन एम आर स्क्वायर, ठीक है, और आर स्क्वायर हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एम एक्स स्क्वायर और समीशन एम वाई स्क्वायर, ठीक है। ये किसके थ्रू है, एक्स एक्सिस के थ्रू, तो हमने क्या लिख लिया आई एक्स। ये किसके अलोंग है, वाई एक्स के अलोंग, तो हमें इसलिए लिख लिया आई वाई, ठीक है। और ये आई जेड, ठीक है, किसके अलोंग निकाल रहे थे हम, आई जेड के,
ठीक है, तो ये है हमारा प्रूफ किसका, लंब अक्षों की परिधि का। क्या करना है बस, ये आर है राइट एंगल है, ये राइट एंगल बना हुआ है और पाइथागोरस की थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ऐसे कह सकते हैं आर इक्वल टू कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखी, अलग अलग मल्टीप्लाई करी, ये आई एक्स हो गया, ये आई वाई, और आंसर आ गया हमारा किसका, लंब अक्षों की परिधि का प्रूफ हो गया, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये था हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आज की इस वीडियो में हमने सीखा रोटेशनल मोशन ऑफ रिग्ड बॉडी, मोमेंट्स ऑफ फोर्स, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, रिलेशन बिटवीन टो एंड अल्फा, और थ्योरम रिगार्डिंग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, जिसमें हमने दो थ्योरम पढ़ी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।